So hello and namaskar guys, we all are back to our new video the तालिबान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि तालिबान क्या है इस तालिबान का इतिहास और क्या है तालिबान के इरादे, क्यों तालिबान अपने ही देश के लोगों को मार रहा है और पिछले 20 साल से लड़ रहा अमेरिका भी आखिर क्यों इस तालिबान से नहीं जीत पाया। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अनमोल और चलिए चलते हैं इतिहास के इस सफर पे। तालिबान तालिब शब्द से बना है। तालिब एक अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र। इसी तालिब का बहुवचन है तालिबान, एक छात्रों का समूह। तालिबान की स्थापना मुल्ला मोहम्मद उमर ने सन 1994 में की थी। तो चलिए अब मुल्ला मोहम्मद उमर के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुल्ला मोहम्मद उमर, जिनका जन्म अफगानिस्तान के कंधार प्रोविंस के एक छोटे से गांव में हुआ था। मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपनी पढ़ाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के एक मदरसे से की थी। वहाँ से उसने स्नातक तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद वह 1980 के दशक में चले सोवियत अफगान युद्ध में भी लड़ा था मुजाहिदीन के तौर पर, और उसने मुजाहिदीन के तौर पे कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। उसी लड़ाई के दौरान एक बम दुर्घटना में उसकी एक आंख फूट गई थी। तो अगर चलिए अब जानते हैं कि तालिबान की स्थापना कैसे की गई थी। आंख एक बम के धमाके से फट गई थी। में सोवियत संघ के टूटने के बाद से मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार, जो सोवियत संघ के द्वारा सपोर्टेड थी, उसका सपोर्ट छिन जाता है, जिसके बाद वह सरकार कमजोर पड़ जाती है और कुछ ही महीनों के अंदर में खत्म हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है। उसके बाद यूएसए और पाकिस्तान ने अपने सहयोग से बरहुद्दीन रुबानी की सरकार बनाती है पेशावर एकॉर्ड के तहत से। यह सरकार वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आती है। मुल्ला मोहम्मद उमर भी इस सरकार से नाखुश रहता है। वो नाखुश रहता है कि कम्युनिस्ट सरकार के जाने के बाद भी अफगानिस्तान में अभी तक इस्लामिक लॉ को लागू नहीं किया जाता है, जिसके बाद वह एक आंदोलन शुरू करता है। वह अफगानिस्तान के एक मस्जिद के अंदर अपने 50 तालिब्स के साथ मिलकर एक आंदोलन का शुरुआत करता है और उसका नाम वह तालिबान रखता है। उसकी विचारधारा कट्टरवाद पर आधारित रहती है। उसका मानना रहता है कि जो अफगानिस्तान की दुर्दशा है वह इन कम्युनिस्ट सरकारों की वजह से ही है। इसलिए वह चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रिक्ट शरिया लॉ, इस्लामिक लॉ जो है वह शरिया लॉ को लागू करे और अफगानिस्तान की हालत को सुधारे। वह यह बात अपने तालिब्स को भी बोलता है। मुल्ला मोहम्मद उमर लोगों को बताता है कि अफगानिस्तान की यह दुर्दशा बाहरी ताकतों और कम्युनिस्ट सरकार की वजह से हुई है। वह लोगों को समझाता है कि वह अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक लॉ को लागू करेगा और अफगानिस्तान की हालत को सुधारेगा और अफगानिस्तान के अंदर अच्छे दिनों को लाएगा। लोगों को उसकी बात बहुत पसंद आती है। लोग पहले ही बाहरी सरकार से खुश नहीं रहते तो लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ से तालिबान को ताकत मिलना शुरू हो जाता है। गांव के लोग भारी संख्या में तालिबान में जुड़ने लगते हैं। अब तालिबान एक आंदोलन की तरह हो गया था, जिसमें भर भर के लोग जुड़ रहे थे इस आंदोलन में। धर्म के वजह से होने के वजह से लोग बाहर से भी आके जुड़ रहे थे। महज 2 महीने के अंदर में 15,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इस आंदोलन को ज्वाइन किया और तालिबान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। गाँव के लोग साथ थे ही। उसके बाद तालिबान को हथियारों और पैसों की कमी थी नहीं। हथियार जो 1980 के दशक में सोवियत अफगान वॉर के समय पे चले युद्ध में जो बाहरों से हथियार यूएसए का हथियार आया था वो थे ही। बाकी फंडिंग माना जाता है कि उस टाइम पाकिस्तान के आईएसआई ने उस टाइम इन तालिबानियों को सपोर्ट किया था और फंडिंग की थी, वहाँ से इनको पैसा मिलता है। अब तालिबान अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहर जैसे कि काबुल, कंधार, हिरात, मजार शरीफ, इन सब पे अपना कंट्रोल करने का प्लान बनाता है और इसका शुरुआत करता है। सबसे पहले वो अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों पे हमला करता है, उनको अपने कंट्रोल में लेता होता है। तालिबान को जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, वहाँ के लोग भी जो गवर्नमेंट के अपने लोग थे, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे, वो भी तालिबान को ग्रुप को ज्वाइन कर लेते। जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, आर्मी थे, यहाँ तक कि कुछ मंत्री भी छोड़ के गवर्नमेंट को तालिबान को ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। लोग भारी संख्या में तालिबान से जुड़ रहे थे। तालिबान और ज़्यादा मजबूत होते जा रहा था। फिर तालिबान ने लगभग 2 साल के अंदर में अफगानिस्तान के 32 में से 30 प्रोविंसेस पे अपना कब्जा कर लिया था। अब बाकी थी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, उसे भी वह
लगभग कुछ महीनों में वो भी अपने कब्जे में ले लेता है। अब आती है तारीख 24 सितंबर 1996। 24 सितंबर 1996 में काबुल पे तालिबान अटैक करता है। वहाँ की जो गवर्नमेंट रहती है वो तालिबान का सामना नहीं कर पाती है, वहाँ की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है और तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे अपना कंट्रोल कर लेता है। और वहाँ पे बरहुद्दीन रब्बानी की जो सरकार रहती है वो ख़त्म हो जाती है। कंधार पे काबुल पे अपना कंट्रोल करने से अफगानिस्तान का जो जितना भी उसके जो ऑफिशियल्स के जितने भी हथियार थे उनको भी वो लूट लेता है, पैसों को भी लूट लेता है। उसके बाद जो तालिबान रहता है उसने अपना कैपिटल काबुल से कंधार को शिफ्ट कर लेता है। अब यहाँ से शुरू होता है तालिबान का राज। तो चलिए अब जानते हैं कैसा रहता है तालिबान का राज। यहाँ से शुरू होता है तालिबान का राज। तालिबान अफगानिस्तान में लगभग 5 साल तक राज करता है, 1996 से 2001 तक। 1996 में वह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना कब्जा जमाकर अपने राज को शुरू करता है। आखिर तालिबान चाहता क्या था? तो तालिबान यह चाहता था कि वह अफगानिस्तान के अंदर इस्लाम का जो शरिया लॉ है उसे लागू करे और उसके तहत रूल करे। और वह चाहता था कि इस शरिया लॉ को वो फैला के जिहाद शुरू करे और जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उसको ख़त्म करके पूरे दुनिया को मुस्लिम जगत बनाए और वहाँ पे इस्लाम को पढ़ाया जाए। सिर्फ इस्लाम ही धर्म को वह बढ़ावा देता था। वह चाहता था पूरा दुनिया इस्लामिक ही फॉलो करे। तो ये तालिबान चाहता था। अब हम जानते हैं तालिबान का रूल कैसा था। उस 5 सालों में तालिबान ने क्या रूल किया था? तो ये जो 5 साल रूल किया था वो तालिबान अफगानिस्तान के लोगों का सबसे बुरा साल बोले या उनके लिए बोले तो कोई सज़ा से कम नहीं थी। उनके लिए जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। दरअसल तालिबान ने शरिया लॉ का भी एक्सट्रीम वर्जन को लागू कर दिया था। शरिया एक कुरान में दिया एक इस्लाम का एक लॉ एंड ऑर्डर का एक सिस्टम है जिसमें बहुत ही गलती करने वाले को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी और क्रूर तरह से सजाएं दी जाती है। इसमें जैसे कि चोरी करने पे हाथ काट देना, कोड़ों से मारना और पत्थर से मार के सामूहिक रूप से उसको मार देना जैसा सजा रहती है। इसी रूल को तालिबान लागू कर देता है जिसके वजह से अफ़गानियों का जीना मुश्किल हो जाता है। जो भी अफ़गानी रहते थे उनको इन लॉ का स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ता था। खास तरह से वुमेंस के तो ज़िंदगी को वो एकदम क्या मैं बोलूँ पूरा नर्क से भी बदतर कर देते हैं। वुमेंस के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। औरतों के लिए अफ़गानिस्तान में रहना किसी नर्क से कम नहीं था। उस टाइम एक रिपोर्ट आई कि जिसके मुताबिक अगर कोई औरत पैदा हो रही है दुनिया में और अगर वह अफ़गानिस्तान में पैदा हो रही है तो वह सबसे ख़राब जगह औरतों के लिए अफ़गानिस्तान है। तालिबानियों ने ऐसा रूल किया था। दरअसल उन्होंने औरतों को हर तरह से पाबंदी लगा दी। ना औरतें घर से बाहर निकल सकती है, पूरा हिजाब में बुर्का पहन के रहना है। उसके बाद ना औरतें जोर से बोल सकती है, ना अपने छत के बालकनी में भी नहीं जा सकती है, ना औरतें घर से निकल सकती है। पढ़ाई तो कर ही नहीं सकती, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई औरतों की बंद कर दी थी। सिर्फ 8वीं तक पढ़ना था, वो भी सिर्फ कुरान की पढ़ाई। उसके अलावा जितने भी औरतें थे, जितने भी ऑफिस थे जिसमें औरतें काम करती उन सबको बंद कर दिया जाता है। सारी औरतों को काम से निकाल दिया जाता है। कोई भी औरत किसी पुरुष डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करा सकती थी। ऐसे बहुत ज़्यादा कठोर नियम। कोई वेस्टर्न पहनावा नहीं, सिर्फ कुरान पढ़ना है। घर में कोई फ़ोटो तक अपनी दीवार पे नहीं टांग सकती थी। ना सिंगिंग, किसी भी औरतों की फ़ोटोग्राफी या फिल्म उसका क्लिप बनाना, फिल्म निकालना सब बैन कर दिया गया था। ऐसा बार बार रूल किया था उस टाइम अफ़गानिस्तान। वहाँ के लोगों पे जुल्म ढाए थे। वहाँ पे जितने भी अफ़गानी थे, कितने अफ़गानियों का नरसंहार कर दिया था। जो अफ़गानी भागते थे या कोशिश करते थे उनसे लड़ने का, उन सबको मार दिया जाता था। उसके बाद अफ़गानिस्तान ने तालिबान ने वहाँ पे खेत जला दिए थे। वहाँ के फसल जो यूएन ने वहाँ के लोगों को भूख से जो मर रहे थे उनके लिए जो भेजा था खाना, उससे भी उनको वंचित रखा था। और ऐसे बहुत ज़्यादा हिंसक कार्य किए गए थे तालिबान के राज में। तालिबान पूरी तरह से लोगों की ज़िंदगी ऊपर अपना डोमिनेंस जमा रहा था। अब क्या इस तालिबान को कोई विदेशी ताकत रोक नहीं रही थी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे यूएन ने बहुत सारा रेजुलेशन भी दिया था, पर तालिबान उसको पूरी तरह से इग्नोर करता था। और उस टाइम कोई भी कंट्री, यूरोप हो गया या यूएस का जो कंट्री था, जो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते, वो भी उस टाइम अपना मुंह बंद रखे थे। उसके बाद तालिबानियों ने ना सिर्फ मुस्लिमों पे अत्याचार किए थे, बल्कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे उनको मारा पीटा जाता था, उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता। जितने भी शिया मुस्लिम्स होते थे उनको फोर्सफुली सुन्नी में बदल दिया जाता था। जितने भी नॉन मुस्लिम होते थे उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, मंदिर तोड़ दिए जाते थे सिर्फ। और इसी तालिबानियों ने बहुत ही फेमस मंदिर, एक मूर्ति थी बामियान करके, जो बुद्धा की मूर्ति थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा थी बुद्धा की, उसको भी तोड़ दिया था, जिसकी पूरी दुनिया ने निंदा भी की थी इन तालिबानियों ने। और इन तालिबानियों को
जैसे दो देश सपोर्ट भी करते थे। और उस टाइम इस तालिबान पे सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन 3 देशों ने ही रखा था, एक पाकिस्तान ने, एक सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने रखा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जाना कि तालिबान का रोल कैसा था। तो अब हम जानते हैं कि तालिबान का डाउनफॉल कैसे होता है। अफ़गानिस्तान की धरती से बहुत सारे आतंकी संगठन पनपी थी जिसे तालिबान सपोर्ट करता था, जैसे कि लश्कर-ए-उमर, जैसे मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन जैसी आतंकवादी संगठन। इन्हीं में से एक आतंकवादी संगठन थी अल-कायदा, जिस अल-कायदा का लीडर था उसामा बिन लादेन। इस उसामा बिन लादेन ने अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा, कभी न भरने वाला एक जख्म दिया। इसने अमेरिका को टारगेट करके अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया, जिसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं। यह इतिहास में बहुत ही, हिस्ट्री में बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको डीप में नहीं बताऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें डीप में सिर्फ हम 9/11 पे बात करेंगे। पहले चलिए मैं शॉर्ट में आपको बता दूं 9/11 में क्या होता है कि ओसामा बिन लादेन ने अपने 8 टेररिस्ट को भेजता है। उन 8 टेररिस्ट ने 4 प्लेन को हाईजैक करता है। उनका टारगेट रहता है न्यूयॉर्क सिटी का सबसे बड़ा बिल्डिंग ट्विन टावर। उसके बाद सेकेंड टारगेट रहता है यूएसए का सिक्योरिटी ऑफिस, जिसे पेंटागन भी बोलते हैं, और व्हाइट हाउस, जिसमें से आतंकवादी 2 में तो कामयाब हो जाते हैं और 2 में पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं। तो 9 सितंबर 2001 को इन आतंकवादियों ने 2 प्लेन्स को यूएसए के ट्विन टावर में ले जाकर घुसा देता है और ब्लास्ट कर देता है, जिसमें लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। जिसके बाद यूएसए हरकत में आता है। इस अटैक के 1 घंटे के बाद यूएस के जो प्रेसिडेंट रहते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो लाइव टेलीकास्ट पे आते हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो अपना बहुत ही फेमस स्पीच देते हैं। तो इस क्लिप पे आपने देखा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश बहुत ही फेमस स्पीच देते हैं, वॉर ऑन टेरर, इफ़ यू आर आइदर मी और अगेंस्ट मी, जिसमें वो टेररिस्टों मतलब कि आतंकवाद के ऊपर एक युद्ध कर देते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि या तो आप हमारे साथ हैं या तो आप हमारे खिलाफ हैं। इसके बाद सबसे पहले तो यूएसए ने तालिबान को एक लेटर भेजता है, जिसमें वो डिमांड करता है सिर्फ कि तालिबान उसे ओसामा बिन लादेन सौंप दे, और कुछ और डिमांड्स रहते हैं, जिसमें मेन मैं बताऊँ तो यही रहता है कि ओसामा बिन लादेन को सौंप दे, जिसको तालिबान साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद यूएसए नाटो की फोर्स तैयार करता है और 2001 में ही अफगानिस्तान के ऊपर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम से एक मिशन करता है और वहाँ से तालिबान को खदेड़ के भगा देता है। तो यूएसए की आर्मी घुसने के महज कुछ महीनों के अंदर में ही तालिबान अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहर सबसे दूर भाग जाता है। और फिर वही होता है जो सोवियत अफगान युद्ध के समय में होता है, वो सारे तालिबानी जाके पहाड़ियों में छुप जाते हैं और अफगानिस्तान के नॉर्थर्न पार्ट में छुप जाते हैं। वो छुप जाते हैं और वो अमेरिका के आर्मी के ऊपर गुरिल्ला वारफेयर करते हैं। वो छुप के अमेरिका के आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं और फिर भाग के चले जाते हैं उन पहाड़ियों में। और फिर वही चूहा बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है जो उस टाइम सोवियत अफगान युद्ध के समय पे हुआ था। और अमेरिका लगभग 15 सालों तक अफगानिस्तान में फंसा रह जाता है, जो अभी तक फंसा ही था, पर अभी हाल ही में जो बाइडेन ने अपने सारे फोर्सेस को वापस बुला लिया। उसके बाद यही होता है बीच में बहुत बार, उसके बाद बीच में अमेरिका एक दो बार तालिबान से बातचीत करने का भी सोचता है। इसके बाद आता है 2014 में 25 दिसंबर बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट एक स्पीच देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि यूएस के लोगों को वह गिफ्ट देते हैं, जिसमें जितने भी यूएस के सॉलिडर्स हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए उन्हें वो वापस लाते हैं। और 31 दिसंबर 2014 को वो मोस्ट ऑफ द सॉलिडर्स को ले आते हैं। फिर भी कुछ रहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सॉलिडर्स अफगानिस्तान से वापस आएंगे तो फिर से तालिबान का राज हो जाएगा अफगानिस्तान पर, और अफगानिस्तान फिर से आसान देश बन जाएगा, जिसकी वजह से कुछ रहते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना कि तालिबान के हिस्ट्री से लेकर के तालिबान कैसे अमेरिका गया, 20 साल तक तालिबान में फंसा रह गया। अमेरिका वाला पोर्शन मैंने शॉर्ट में ही बता दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो पूरा अमेरिका का उस एंड्यूरिंग फ्रीडम पे डेडिकेटेड होगा। अभी आप शॉर्ट में सिर्फ समझ लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि क्या होता है, अभी करेंट सिचुएशन क्या है अफगानिस्तान में। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो अपने शुरू में ही मार्च में ही वो अपने बयान देते हैं, स्पीच देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि यूएस की जितनी भी आर्मी है जो अभी अफगानिस्तान में है, उससे वह 9/11 के 20वीं सालगिरह यानी कि सितंबर 2021 तक सबको वापस बुला लेंगे। जो सारे सॉलिडर्स अभी तक जा चुके हुए हैं, पूरा जिनकी बेस थी उनको खाली करके जा चुके। और अफगानिस्तान फिर से जैसे पूरी दुनिया का डर था, जिससे पूरी दुनिया अमेरिका को डर था, वो वापस कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका जाने से पहले तालिबान के साथ बातचीत किया था, जिसमें उसने बोला था कि अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप को नहीं पालेंगे और वह हिंसा कम करेगा, और तालिबान इसके लिए राजी भी हो गया था। पर कौन जानता है तालिबान करेगा ना करेगा। अमेरिका तो अपना फ़ायदा लेके चला गया। बीच में रूस भी इंटरवेन हुआ, रूस ने भी बातचीत की है और इंडिया से भी बातचीत अभी ऑफिशियल तो नहीं पर हो रही है, जहाँ तक मुझे न्यूज़ और मीडिया रिपोर्ट से पता है।
इसके बाद करंट सिचुएशन में भी ये चल रहा है कि अफगानिस्तान आज 11 जुलाई तक पूरे अफगानिस्तान के 85% एरिया पे अपना कब्जा जमा चुका है और अफगानिस्तान के सर कंधार पे अपना कब्जा जमा चुका है। मतलब कि मैं फिर से यही बोलूँ शॉर्ट में, तो तालिबान फिर से वापस अफगानिस्तान में आ चुका है। अफगानिस्तान के मोस्ट ऑफ द एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान के जो अभी के प्रेसिडेंट अशरफ गनी बातचीत कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, अब तालिबान फिर से वैसा हिंसा नहीं करेगा, वो बातचीत करके तालिबान को रोक लेंगे। पर सबको पता है कि तालिबान कितना खतरनाक है और तालिबान के मुजाहिदीन जो लड़ाके हैं वो कितने खतरनाक है। सो इस वीडियो में अभी तक इतना ही था फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जल्द ही। इसके आगे मैं बताऊंगा क्या भी करंट सिचुएशन है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगा। अगर आपको ये बस वीडियो पसंद आता है, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।